आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं झारखंड के छोटे से गांव में रहता हूं। यह उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। मेरा घर गांव में होने की वजह से मुझे पढ़ाई के लिए हर रोज़ ट्रेन से सफ़र करना पड़ता था। मैं अक्सर अपने घर से सुबह नाश्ता करके अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ता था और फिर क्लास ख़त्म होने के बाद शाम की ट्रेन से वापस अपने घर लौट जाया करता था। मैं अपने गांव का इकलौता ऐसा लड़का था जो कि शहर में पढ़ाई करने के लिए आता था, क्योंकि मुझे जिस रास्ते से शाम को अपने गांव लौटना पड़ता था उस जगह पर काफ़ी सारी बातें कही जाती थीं। लोगों का कहना था कि शहर से गांव तक आने के बीच में ही एक स्टेशन पड़ता है जो कि रात होने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। लोगों का कहना है कि रात में जो कोई भी उस स्टेशन से गुजरता है उसका मरना तय है, और अगर कोई बच भी जाए तो उसकी हालत मौत से भी बदतर हो जाती है। ये सब जानते हुए भी मुझे हर रोज़ अपनी पढ़ाई के चलते उस खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता था। अब तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मुझे इन सब की आदत सी हो गई थी। मेरी ज़िंदगी हर रोज़ कुछ इसी तरह से गुजर रही थी। सुबह घर से कॉलेज और फिर शाम को अंधेरा होने से पहले घर। मेरे घर में भी मुझे पढ़ाई के लिए कई बार मना किया गया था, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि मैं कहीं बाहर जाकर पढ़ाई कर सकूं, जिस वजह से मुझे मजबूरन अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए यह रिस्क उठाना ही पड़ता था। लेकिन फिर हमारे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन का वक्त आया, जहां हमें रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने की ज़रूरत पड़ गई। उसी दौरान जब मैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगा हुआ था तो मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो अचानक से मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, भैया आप तो कितनी देर से लाइन में खड़े हो? आप तो कल भी थे। कल आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था क्या? जिसमें मैंने उसे बताया कि कल भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मैं रजिस्ट्रेशन सही समय पर नहीं कर पाया और कॉलेज बंद होने की वजह से मुझे आज वापस से लाइन में लगना पड़ रहा है। और फिर बातों ही बातों में मैंने उससे उसका नाम पूछा, जिस पर उसने अपना नाम राकेश बताया। उसने बताया कि वह भी इसी कॉलेज में पढ़ता है। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी उसे अपने कॉलेज में नहीं देखा था, जबकि उसका दावा था कि वह हर रोज़ करता था। मैंने फिर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर उस दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसका घर कॉलेज के पास में ही था, जिस वजह से मैं जब भी कॉलेज जाता तो मैं उसे कॉल कर लेता और फिर वह भी तुरंत कॉलेज आ जाता और हम दोनों साथ में पढ़ाई करते। एक बार उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, जिस पर जब मैंने उसे अपने घर का पता बताया तो वो हैरान हो गया और वो हैरानी से कहने लगा कि तो तुम वहाँ रहते हो? मैं उसकी बातों में डर को महसूस कर रहा था। मैंने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, हाँ तो क्या हो गया? जिस पर उसने कहा कि वो उस जगह जाने का जो रास्ता है ना, वो तो भूतिया है ना। मैं समझ गया कि उसे भी इन चीज़ों के बारे में पता है। इस पर मैंने कहा कि हाँ है, लेकिन मैं शाम होने से पहले अपने घर चला जाता हूँ, जिससे मुझे आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बातों को सुनकर राकेश काफ़ी प्रभावित हुआ और मुझसे कहने लगा कि भाई तुम तो बहुत ही बहादुर हो, क्योंकि मैंने उस रास्ते के कई किस्से सुने हैं कि वहाँ से गुजरने वाले लोग कभी जिंदा नहीं लौटते, और अगर कोई जिंदा लौट भी जाता है तो उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से होती है। मैंने राकेश को बताया कि हालांकि मैं इन बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता था, लेकिन मेरे घर में सब इन बातों को बहुत ही ज़्यादा माना करते थे, जिस वजह से मुझे जल्दी घर जाना पड़ता है। और फिर एक दिन राकेश ने मुझे बताया कि उसका जन्मदिन आ रहा है, जिस वजह से वह मुझे और अपने कुछ दोस्तों को पार्टी दे रहा था। पार्टी की बात सुनते ही मैंने उसे सबसे पहले कहा कि भाई तुझे तो पता है ना कि अंधेरा होने से पहले मुझे अपने घर तक जाना होता है। इस पर राकेश ने कहा कि भाई तुम टेंशन मत लो, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और फिर उसने मुझे बताया कि कल यानी कि मंगलवार को उसका बर्थडे है। अपने एकमात्र दोस्त के जन्मदिन पर मैं भी थोड़ा उत्सुक था और फिर मैं मंगलवार की सुबह अपने घर में नाश्ता करने के बाद शहर के लिए ट्रेन से रवाना हुआ। मैंने उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीदा और फिर शाम होते ही राकेश और उसके दो दोस्त मुझे एक जगह पर ले गए, जहां राकेश और उसके दोनों दोस्त दारू पीने लगे। फिर राकेश ने मुझे भी यही करने को कहा, जिस पर मैंने कहा कि मैं ये सब नहीं पीता। मैंने राकेश को बताया कि शाम को 6 बजे मेरी ट्रेन है
यह सुनते ही राकेश ने कहा, भाई अभी तो बहुत टाइम है, अभी समय तो देख, अभी तो सिर्फ 4:30 बजे हैं। इसके बाद फिर राकेश ने मुझे अपनी कसम देते हुए थोड़ी दारू पिला दी। हालांकि मैंने इससे पहले कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था और शायद यही कारण था कि जब मैंने पहली बार शराब पी तो मेरे सिर में अचानक से दर्द हो गया और फिर मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं वहीं पर कब बेहोश हो गया। मुझे इस हालत में देखकर राकेश ने कुछ नहीं कहा और वह खुद भी अब तक शराब के नशे में आ चुका था। फिर अचानक से मेरी आंख खुली तो मैं घबराते हुए घड़ी को देखने लगा। तभी मैंने देखा कि फिलहाल घड़ी में 6 बज रहे थे और मैं पूरी तरीके से घबरा गया क्योंकि 6 बजे ही मेरी ट्रेन थी। मैंने तुरंत से राकेश को उठाया और फिर जल्दी से वहाँ से स्टेशन की ओर भागने लगा। मैंने रास्ते में एक ऑटो लिया और फिर जल्दी से स्टेशन पहुँच गया, लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन अब तक जा चुकी थी। मैं पूरी तरह से घबरा गया और मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि क्या यहाँ से कोई दूसरी ट्रेन नहीं है, जिस पर उन्होंने बताया कि एक ट्रेन तो है लेकिन वह आधे घंटे बाद खुलेगी। उनकी बातों को सुनकर मुझे घबराहट सी होने लगी। यह सुनने के बाद अब मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था और फिर मैं दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। फिर वह ट्रेन आई और मैं ना चाहते हुए भी उस ट्रेन में जाकर बैठ गया। तभी मैंने देखा कि उस ट्रेन में कोई भी नहीं था, वो पूरी तरह से खाली थी। मैंने अपने बाहर से गुजर रहे एक आदमी से पूछा, भैया कुछ समय पहले जो ट्रेन आई उसमें तो बहुत भीड़ थी ना, लेकिन ये ट्रेन इतनी खाली कैसे? जिस पर उस आदमी ने मुझे गंभीरता से देखते हुए कहा, हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। और इतना कहते ही वो वहाँ से चला गया और फिर ट्रेन वहाँ से खुली और धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। उस डब्बे में मेरे अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं था, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और डर के मारे मैंने अपने हाथ पैर को मोड़कर एक कोने में बैठ गया। खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी, लेकिन मैं इन सब से इतना डर गया था कि मैंने तुरंत ही सारी खिड़की बंद कर दी और फिर से उसी तरफ बैठ गया। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मैंने वापस से हवाओं का झोंका अपने चेहरे पर महसूस किया। मैं जब उस ओर मुड़ा तो मैंने देखा कि वहाँ की खिड़की अभी भी खुली हुई थी, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अभी तुरंत ही उस खिड़की को बंद किया था। ये देखते ही मैं थोड़ा घबरा सा गया और वापस से उस खिड़की को बंद कर दिया और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे वापस से हवा का झोंका महसूस हुआ और इस बार जब मैं पीछे खिड़की की ओर मुड़ा तो सारी की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं। मैं ये देखकर सहम गया और फिर चुपचाप खुद को संभालते हुए वहीं बैठा रहा। मैंने अपनी घड़ी को देखा, लेकिन वो अचानक से बंद पड़ गई। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी और मैं बस किसी तरह अपने गांव तक पहुंच जाना चाहता था। और फिर तभी मैंने महसूस किया कि ट्रेन की रफ्तार धीमी हो रही थी। मैं समझ गया कि ट्रेन अब भूतिया स्टेशन से गुजरने वाली है और फिर मैं वहीं चुपचाप बैठा रहा कि तभी मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई और मैंने देखा कि बाहर कोई था। लेकिन इससे ज़्यादा हैरान की बात तो ये थी कि मैं उस चीज़ के आर पार देख सकता था। मुझे समझते ज़रा भी देर नहीं लगी कि ये कोई साया है और उसे देखकर मैं पूरी तरह पसीना पसीना हो गया कि तभी अचानक से मेरे डब्बे की रोशनी चली गई और उस डब्बे में पूरी तरह अंधेरा हो गया। फिर मैंने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर भी पूरी तरह से अंधेरा था। लेकिन ट्रेन अब तक वापस से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और फिर मुझे एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ किसकी है मुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था। मैं डर के मारे कांपने लगा कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे ही आसपास कोई रो रहा है, लेकिन डब्बे में पूरी तरह अंधेरा होने की वजह से मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। और फिर वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होती चली गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रोते हुए मेरे पास आ रहा हो। मैं जानता था कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस डब्बे में मेरे अलावा कोई दूसरा भी मौजूद नहीं है। मैं उस आवाज़ से खुद को दूर सरकने की कोशिश करने लगा और खुद को उस आवाज़ के विपरीत धकेलने लगा। लेकिन तभी पीछे से मुझे किसी की आहट हुई और मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे पीछे था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि वो रोने की आवाज़ बिल्कुल मेरे पास आ गई और फिर मैं अपने आप को पीछे खुद पे खुद घसीटने से रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मुझे बुरी तरह पीछे खींच रहा हो, लेकिन वो क्या था मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर मैंने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति
मुझे उस चलती हुई ट्रेन से बाहर खींच रही थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं नाकामयाब रहा और आखिरकार मैं उस ट्रेन के दरवाजे के पास आ गया और मुझे अपने सामने मौत दिखाई देने लगी थी। मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ पैर भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन तभी मैंने अपने मन में ही महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा करते ही मुझे एहसास हुआ जैसे कि मेरे शरीर पर खिंचाव कम होने लगा और आखिरकार मैं उस ट्रेन से नीचे आने से बच गया। मैं अंधेरे में ही बाहर हुए एक सीट पर गया और उस सीट को कसकर पकड़ लिया और मैंने पूरे रास्ते महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं रोका। और फिर देखते ही देखते ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर रुकी। मैं ट्रेन से नीचे उतरा और भागते स्टेशन से बाहर आया। वहाँ स्टेशन पर काम करने वाले लोग मुझे इस ट्रेन से उतरता देख एकदम आश्चर्य में पड़ गए। फिर मैं जल्दी से अपने घर गया और उन्हें सारी बात बताई। कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र आपको मृत्यु पर विजय पाने में मदद करता है और उस दिन इसका परिणाम मैं खुद था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।